आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कागजों का जल्द होगा डिजिटलीकरण। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 38 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लॉन्च किया है श्रम पोर्टल। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आशा वर्कर्स को सरकार का तोहफा, पगार में होगी इतने रुपए की बढ़ोतरी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ड्रोन इस्तेमाल को लेकर सरकार ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गुरुवार को ड्रोन इंडस्ट्री के लिए नियमों को लागू किया है। वहीं मिनिस्ट्री ने नियमों को अंतिम बदलाव करने के बाद उन्हें पेश यहाँ पर किया है। इसी साल जुलाई में घोषित नए नियम, ड्रोन के जो नए नियम थे 2021, वो मानव रहित प्रणाली नियम 2021 की जगह लेंगे। वहीं नए नियमों के तहत कई अप्रूवल खत्म यहाँ पर कर दिए गए हैं, जिनमें यूनिक प्राधिकरण नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंफर्म सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और ऑपरेटर परमिट और ऑर्गेनाइजेशन प्राधिकरण और यहाँ पर स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस वगैरह यहाँ पर ये सभी शामिल है। वह सरकार ने 15 जुलाई को नए ड्रोन नियमों की घोषणा की थी और 5 अगस्त तक यहाँ पर स्टॉक होल्डर्स और इंडस्ट्री से टिप्पणियाँ यहाँ पर मांगी थी। भारत में ड्रोन ऑपरेटर करने के लिए प्रक्रिया को यहाँ पर सरल बनाने के लिए कंप्लेंट्स यहाँ पर बर्डन को कम करने के लिए स्टॉक होल्डर्स को नए नियम की सराहना यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार का अलर्ट, सितंबर और अक्टूबर है महत्वपूर्ण, सावधानी से मनाएं त्योहार। केंद्र सरकार ने लोगों से आने वाले महीनों में त्योहारों को सावधानी के साथ मनाने का आग्रह किया है। केंद्र ने गुरुवार को कहा है कि महामारी प्रबंधन के लिए सितंबर और अक्टूबर महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि त्योहार कोविड-19 उपयुक्त आचरण के मुताबिक ही मनाए जाने चाहिए। वही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि देश में भी दूसरी लहर जारी है। वही भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अभी भी जारी है और दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए हम सभी को एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है, खासकर हर त्योहार के बाद संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए। वहीं उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्टूबर महीने में हमारे लिए यहाँ पर जो केस है वो बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें महत्वपूर्ण यहाँ पर सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम नए त्यौहार यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, इसलिए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाते हुए त्यौहार मनाए जाने चाहिए। वही केंद्र ने कहा है कि भारत के 41 जिलों में कोविड-19 के साप्ताहिक संक्रमण दर 10% अधिक है। वही सरकार के मुताबिक पिछले हफ्ते कुल कोविड-19 के मामलों में 58% का जो नए मामले थे वो केरल से सामने आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कागजों का जल्द होगा डिजिटलीकरण। बिहार में दशकों से चले आ रहे जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए अब बिहार सरकार तैयारी कर रही है। बिहार में जमीनी विवाद की वजह से काफी सारे मामले आए दिन थाने व कोर्ट में पहुंचते हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार का प्रयास है कि लैंड रिफॉर्म के जरिए आपसी विवादों को कम किया जाए। वही राज्य सरकार ने इसके लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें जमीनी कागजों का डिजिटलीकरण द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम है। बिहार सरकार ने जमीनी विवाद को कम करने के लिए 2010 में ही जमीन का सर्वे का काम यहाँ पर शुरू किया था। इसके बाद लंबे समय तक यहाँ पर लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में किए गए काम का असर असर दिखने लगा है। वही अक्टूबर महीने तक लोगों को जमीन की जो खातियान है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, लोगों की जमीन से जुड़ी कागज जुड़े कागज है वो भी अब सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। वही इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत जय ने यहाँ पर जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड को जारी करने के समय की ये जानकारी यहाँ पर दी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी जमीनों का हवाई सर्वे यहाँ पर हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार इन जिलों में खेतियान देने की स्थिति में है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आशा वर्कर्स को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, पगार में होगी बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले भले ही यहाँ पर कम हो गए हो, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। राज्य में रोजाना 4 से 5 हजार नए मरीज मिल रहे, साथ ही डेल्टा और डेल्टा प्लस के भी मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि राज्य के अंदर सरकार सरकारी डॉक्टरों की भर्ती करने वाली है, साथ ही आशा वर्करों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा।
वही राजेश टापे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने आशा वर्कर्स के वेतन में 1500 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे 71,000 आशा वर्कर्स को फायदा होगा। इसके लिए बजट में लगभग 275 करोड़ रुपए को शामिल यहाँ पर किया जाएगा। वह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1200 डॉक्टरों की भर्ती कर यहाँ पर राज्य के अंदर की जाएगी। वह सितंबर के अंत तक यहाँ पर 7000 और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती यहाँ पर सरकार करेगी। ऑक्सीजन उत्पादन का और बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के 38 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लॉन्च किया है श्रम पोर्टल। देश भर में लगभग 38 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों की दशा तब यहाँ पर नजर आई थी जब कोरोना में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। ऐसे मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा है। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है। वही इसे यहाँ पर register.ishramportal.gov.in पे जाकर रजिस्टर कोई भी यहाँ पर मजदूर अपना रजिस्टर इसमें कर सकता है। इनमें उन्हें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। इस पोर्टल पर मजदूर को अपनी या बाकी ब्यौरा जैसे कि घर का पता है, काम करने की क्षमता और शिक्षा का स्तर और आमदनी आदि यहाँ पर बताना होगा। देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। वही रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये वेबसाइट है वो वेबसाइट पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मजदूरों को एक श्रम कार्ड और यहाँ पर नंबर और कार्ड का नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ये कार्ड नंबर पूरे देश भर में माना जाएगा। मजदूर चाहे देश के किसी भी हिस्से में काम करे, उन्हें इस कार्ड की यहाँ पर कार्ड से उन्हें मदद दी जाएगी। इस पोर्टल पर मजदूर अपनी शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। वह पोर्टल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिसमें मजदूर मदद यहाँ पर मांग सकते हैं। वही इस वेबसाइट का मकसद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को यहाँ पर जो मजदूर है उनका एक डेटाबेस तैयार करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि देश में कितने ऐसे मजदूर हैं और उनका स्तर क्या है और किसी तरह की यहाँ पर मदद की जरूरत है। इस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों के लिए योजना बनाएगी और फिर मजदूरों को उन योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को अब मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। उत्तराखंड के 3 लाख से ज्यादा नागरिकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोपों का पिटारा यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता 11% की बढ़ोतरी के साथ अब 28% मिलेगा। इस भत्ते को कोविड संक्रमण के चलते फ्रीज किया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। धामी ने ये भी स्पष्ट किया है कि जितनी अवधि के लिए ये भत्ता रोका गया है उसका एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। वही सीएम धामी ने सदन में कई तरह की घोषणा करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि 11% की बढ़ोतरी के साथ 28% महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों को सरकार देगी, जो सितंबर 2021 के वेतन में यहाँ पर दिया जाएगा। वही सितंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ भत्ता के साथ साथ एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। वही राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा के बाद पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मामला भी सदन में रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा क्योंकि 40% जमा करेगी सरकार। एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने का ऐलान किया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार को पेंशन के अंतिम यहाँ पर वेतन का 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की जो पारिवारिक पेंशन है वो 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के सचिव ने मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा यहाँ पर की है। वहीं नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी यहाँ पर नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से योगदान बेसिक और महंगाई भत्ता का 14% और एम्प्लॉय का मिनिमम योगदान 10% रखा गया है। अब इसका फायदा बैंकिंग कर्मचारियों को भी मिलेगा। इस नियम को लागू हो जाने के कारण बैंकिंग कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड है वो ज्यादा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली में जल्द शुरू होगा बारिश का दौर। बिहार, यूपी और उड़ीसा में भी बरसेंगे बादल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली और उपहिमालय कुछ इलाके और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में 29 जून तक बारिश होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून के कम दबाव के क्षेत्र हिमालय की तलहटी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। वही शुक्रवार यानी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश होगी। वही बिहार में 28 तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य इलाकों में फिलहाल मानसून
आंशिक यानी रुक-रुक कर बारिश वाला चरण देखा जा रहा है। वही मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि मानसून कम दबाव वाला क्षेत्र हिमालय के तलहटी के करीब यहाँ पर बना हुआ है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली में जुलाई में मानसून दिल्ली में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पहुंचने से पहले चरण में प्रवेश कर चुका था। वह उत्तर पश्चिम भारत और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 10 अगस्त से फिर मानसून ब्रेक ने यहाँ पर प्रवेश किया था। 19 अगस्त तक यहाँ पर जारी रहा था। वही मौसम विभाग ने आज कहा है कि आज 27 अगस्त को उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात घुमाव की यहाँ पर उम्मीद है। वही इसके 29 अगस्त से पश्चिमी छोर की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिससे दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में बारिश यहाँ पर होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी शुक्रवार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कुछ हिस्सों और केरल और तमिलनाडु कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वही हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायल सीमा के इलाकों में बारिश हो सकती है। वही यहाँ पर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और यहाँ पर मराठवाड़ा और गोवा और दक्षिण गुजरात कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं।